मेरा नाम राबिया है। मेरी परवरिश बहुत ही महदूद वसाइल में हुई थी। शायद इसीलिए शादी के बाद मुझे आसूदगी और आराम मिला तो मेरी आदतें बिगड़ गई थीं। मेरे शौहर आसिफ बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत को उनकी कमज़ोरी समझती थी और अपनी जायज़ और हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्हें तंग करती रहती थी। घर के माहौल में तनाव की कैफियत बनाए रखती, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जिस पर आसिफ मजबूर होकर मेरी ख्वाहिशात को पूरा करते रहते थे। देखिए आसिफ, मैंने आपसे जो कह दिया सो कह दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम बाज़ वक़्त कैसी बातें करने लगती हो। क्या हो गया? अब क्या प्रॉब्लम है? ये सब पुराने हो गए और अब मैं ये दोबारा नहीं पहनूंगी, बस। ये पुराने हो गए? अभी चंद दिन पहले तो तुमने ये सेट बनवाए, अब क्या प्रॉब्लम हो गई हैं? अब इतने महंगे कड़े मैं कहां से लाके दूं? ओहो, बस मुंह बन गया ना। देखो राबिया, अब इतनी जल्दी इतने महंगे सोने के कड़े मैं कैसे बनवा दूं? सब्र करो, अब जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी ना, वैसे ही उसी दिन मैं तुम्हारे लिए सोने कड़े लेकर आऊंगा। बस। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे वो कड़े 2 दिन में चाहिए, बस। मैंने कह दिया है। मुझे अपने भाई की मंगनी में पहनना है भाई, वरना मेरी बात खराब हो जाएगी आसिफ। तुम्हें कुछ पता है शहर के हालात कितने खराब हैं? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इन हालात में भी मेरा कारोबार अच्छा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम इस किस्म की फजूल खर्चियां शुरू कर दो। कुछ अपने बच्चों का भी ख्याल करो। अच्छा, तुम्हारा तो अजीब हाल है। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती चली जा रही। देखो, मैंने जो कुछ कह दिया वो कह दिया। तो शौहर कमाते किस लिए हैं? अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने के लिए ना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, और आपने क्या कहा? ये फजूल खर्ची है। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं जहां भी ऐसे तैयार होकर जाती हूँ ना, तो लोग सिर्फ आप ही की तारीफें करते हैं। मेरी तारीफें करते हैं? कहते हैं कि मिसेस आसिफ कैसी लग रही हैं। जी नहीं, कहते हैं कि राबिया कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने खुद सुना है। और तो मेरा नाम भी कोई नहीं लेता। अच्छा, ज्यादा फालतू बातें नहीं करें, समझे आप? तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं इतनी जल्दी कुछ तुम्हें नहीं दिलवा सकता, समझ गई तुम? और आप भी सुन लीजिए, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी वक्त बेवक्त की लड़ाई और बदमिजाजी ने मेरे और आसिफ के दरमियान कब फासले पैदा कर दिए, मैं समझ ही नहीं पाई। उन दिनों आसिफ ने अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाते हुए दूसरे शहरों तक फैला लिया था। इस तरह वो रात गए तक घर वापस आते और हमारी मुलाकात कई कई दिन नहीं होती थी। मैं अपने आप में मगन रहती थी, इसलिए मुझे आसिफ की कमी का कभी कोई एहसास नहीं हुआ था और मैं सारा दिन अपने घर वालों के साथ बातें करते या फिर उनके साथ बाजारों में शॉपिंग कर लिया करती थी। अच्छा, ये तो बताएं हम जा कहाँ रहे हैं? बस मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ। फिर भी कुछ तो बता पड़े, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे भाई, मैं आपको डिनर कराने लेके जा रहा हूँ एक अच्छे से होटल में। अच्छा, एक बात पूछूं? आपने अपनी बेगम से अपने फैसले के बारे में बात की? नहीं, अभी नहीं। वैसे आज करने का इरादा है मेरा।
आपको क्या लगता है वो मानेंगी या नहीं? दरअसल उसे मेरी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस बाहर घूमने और फजूल खर्चा कराने की आदत है। लेकिन तुम क्यों परेशान होती हो? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया। अच्छा तुम ये बताओ, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ फाइनल। तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि आपने मुझे और मेरे माँ बाप को जो इज्जत दी है मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान और मोहब्बत करने वाले शख्स हैं, बल्कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम हो ही बहुत अच्छी, उससे लाख दर्जे बेहतर हो। हालांकि बल्कि तुम्हें जो पसंद है वो मंगवा लो। क्या खाओगे? बारबेक्यू में कुछ मंगवा लो। चलो ऐसा कि ये 40 और 50 ये ले आए, और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में। वैसे किसी ने सही कहा है कि परेशानी इलाजे परेशानी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। इश्क हो गया है जनाब को। जब भी तो मैं कहूँ कि मेरी कोई बात उनको बुरी क्यों नहीं लगती। जब भी शॉपिंग के लिए पैसे मांगू तो खुशी खुशी दे देते हैं, वरना पहले तो शॉपिंग का नाम सुनकर ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देते थे। आने दो, आज आने दो। आज मैं उनका वो हशर करूंगी कि वो याद रखेंगे। ओहो, क्या बन रहा है भाई आज? आ गए आप उस मनहूस के साथ गुलछर्रे उड़ाकर। क्या कह रही हो तुम? भाई कोई तरीका होता है बात करने का? क्या तरीका होता है? बीवी बच्चों के होते हुए किसी और के साथ इश्क लड़ाते फिर रहे हैं आप। ये तरीका सही है आपके लिए? अपनी जबान को काबू में रखो। क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने बाहर सुकून तलाश किया है, और मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि शाइस्ता तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। वो ना सिर्फ मेरी इज्जत करती है बल्कि मोहब्बत और अपनायत के मायने भी समझती है। अच्छा, तो 4 ही दिन में उसकी वकालत भी करने लगे हैं आप? मैं मुंह नोच लूंगी उस मनहूस का जिसने मेरे घर और मेरी जिंदगी में आग लगाई है। उसने आग नहीं लगाई है, उसने आग नहीं लगाई है। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं भी आज शराफत का दामन छोड़ दूंगा। तुम्हारी बदतमीजी और कम अक्ली ने हमारी खुशियों को आग लगाई है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं बहुत जल्द शाइस्ता से शादी करने वाला हूं, और खबरदार एक लफ्ज भी उसके खिलाफ निकाला तो वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी होगा। उस दिन आसिफ ने जिस तरह से मुझसे बात की थी, उससे ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि वो दूसरी शादी का फैसला कर चुका था। लेकिन ये शाइस्ता कौन थी, और आसिफ की मुलाकात इससे कब और कहाँ हुई थी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं राबिया बात कर रही हूँ। भाई मैं बर्बाद हो गई, मेरा तो घर उजड़ गया। क्या? तू रोज क्यों रही है? आसिफ दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, मुझे बता दो।
मेरी और मेरे बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है भाई। तू रुक, मैं आ रहा हूँ। आप जल्दी आइए बस। बेटा अपने अब्बू को भी खेल दो। जी थोड़ी सी। इस वक्त कौन आ गया? अब वो आप देख लें, मैं जब तक बर्तन देखता हूँ। अरे आओ आओ बेटा आओ आसिफ। अस्सलाम वालेकुम शाकिर बाबू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आओ बेटा आओ। आओ। बैठो। और आसिफ मियां खैरियत तो है बेटा? तुम इस वक्त यहाँ? दरअसल मुझे आपसे और शाकिर बाबा से एक ज़रूरी बात करनी थी। अरे बेटा बातें तो होती रहेंगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। शाइस्ता बेटा ज़रा आसिफ के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। अच्छा बोलो बेटा, क्या ज़रूरी बात करनी थी तुमने? ये तो आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। मैं साफ बात करने का आती हूँ। बेटा तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं। तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। देखिए दरअसल आप दोनों को ये तो मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन आपको ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बीवी की बदमिजाजी की वजह से मेरा घर और मेरी जिंदगी दोनों बेसुकूनी का शिकार हो गए। मैं जिंदगी में कोई सुकून हासिल करने के लिए आप लोगों के घर चला आता हूँ, और फिर ये आप लोगों की मोहब्बत और अपनाइयत तो है जो मुझे यहाँ आकर दिली सुकून मिलता है। और अब तो मैं खुद को जिंदा महसूस करने लगा हूँ। बेटा हमें खुशी है कि तुम हमें अपना समझते हो और इस घर में आके तुम्हें सुकून मिलता है। वैसे भी तुम हमारा बहुत ख्याल रखते हो और हम दोनों तुम्हें अपना बेटा ही समझते हैं। लेकिन आज जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे डर ये है कि आप दोनों नाराज ना हो जाएं। क्या बात है बेटा? बोलो तुम हमारे बेटे ही तो हो, जो भी बात है खुल के बताओ। मुझे बात दरअसल ये है कि मैं आप दोनों से शाइस्ता के साथ शादी करने की इजाज़त लेना चाहता हूँ। बेटा हमें खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात खुद ही हमसे कर ली, और तुम तो जानते हो कि हम तुम्हें अपना बेटा ही समझते हैं। और हम भी ये जानते हैं कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में तुम्हारी बीवी की बदमिजाजी की वजह से तुम्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखो बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा तो कोई बेटा है नहीं, और जब से तुम्हारे अंकल की तबीयत ख़राब हुई है तुम्ही ने तो इस घर को संभाला है। लेकिन बेटा ये रिश्ते की बात ऐसी है कि मैं शाइस्ता के मशवरे के बगैर नहीं कर सकती। जब तक इसकी मर्ज़ी नहीं मालूम करूँगी मैं हाँ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल है बेटा। वजह फरमाया आपने। तो शाइस्ता से मैंने बात करने के बाद ही आप लोगों की इजाज़त तलब की है, और उसे कोई एतराज़ नहीं है। बेशक आप उससे पूछ लें। चलो बेटा, खुश रहो। राबी अब चुप कर जा। अभी तेरा भाई रियाज मरा नहीं है जो इस तरह आंसू बहा रही तू। हुआ क्या मुझे बता, तू बता मुझे क्या हुआ। भाई आसिफ ने इससे पहले इतने गुस्से में मुझसे बात कभी नहीं की। उसने तो पहली बार जिंदगी में मुझसे ऐसी बात की है भाई। आने दे उसे, 1 मिनट में उसका दिमाग ठीक कर दूंगा मैं इसका। 1 मिनट लगेगा मुझे। भाई बहुत चुड़ैल से शादी कर रहा है भाई।
तुम उसे नहीं रोक सकते? तुम कुछ नहीं कर सकते क्या भाई? मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है भाई, मेरा घर उजड़ जाएगा। अब्बा कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे खुद देखा उन दोनों को एक साथ घूमते हुए। करेंगे बेटा करेंगे, थोड़ा सा सब्र, सब कुछ करूंगा। लेकिन भाई वो उससे शादी कर रहा है और आसिफ जो कहता है वो करता है। तुम कुछ भी करो वो शादी करके रहेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भाई। तो कर लेने दे, ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। वो दूसरी बीवी को इस घर में नहीं ला सकता। तो अपने बच्चों के साथ रहे इस घर के अंदर। अभी मामला थोड़ा गर्म है, ठंडा होने दे, सब देख लूंगा मैं, सब संभाल लूंगा। समझी तू? बस परेशान मत हो। लेकिन भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती भाई, मैं खुदकुशी कर लूंगी। पागल मत बन, तो सबर सिखाना मेरा काम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत मुझ पे इतनी मेहरबान हो सकती है। भला शर्माना कैसा। अब तो हम दोनों को जिंदगी भर एक साथ रहना है। देखिए अब इस तरह से तंग मत कीजिए और अपना प्यारा सा चेहरा दिखाइए। ये रूप देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। ये चेहरा तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो भला इतनी बेकरारी क्यों? पहले की बात और थी, जब हम एक नहीं थे, साथ रहकर भी फासले थे। लेकिन आज कुदरत ने ये फासले मिटा दिए। अब दूरी कैसी? अरे अरे, बिना मुंह दिखाई दिए ही दुल्हन का चेहरा देखेंगे क्या? ये बात तो है। अब इतनी प्यारी सी दुल्हन के लिए तोहफा भी तो बहुत प्यारा सा होना चाहिए। चलो बहुत खूबसूरत है आसिफ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। ये अंगूठी ही क्या, अब तो मेरी तमाम चीजें आज से तुम्हारी हैं। आसिफ ने दूसरी शादी कर ही ली थी और शाइस्ता के साथ रहने भी लगा था। आसिफ की दूसरी शादी के बाद मैं सारा दिन घर में रहने लगी थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास सिवाय अकेले रहने के और सोचने के कोई काम नहीं था। कभी कभी मुझे लगता कि मेरे और आसिफ के दरमियान पैदा होने वाले फासलों की जिम्मेदार मैं खुद ही थी, जो शादी के बाद ये भूल ही गई थी कि घर और शौहर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी अना मुझे ये सिखाने की कोशिश करती कि आसिफ ने मेरी शराफत का नाजायज फ़ायदा उठाकर शाइस्ता से दूसरी शादी कर ली। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे साथ आसिफ ने अच्छा नहीं किया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। सुनिए, अब आ भी जाएं, देर हो रही है। ये लें अपनी गर्मा गर्म चाय।
तुम्हारी इस मुस्कुराहट के खातिर मैं कुछ भी कर सकता वाकई कुछ भी कर सकते हैं। हूँ। पता है तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल चाहता है देखता रहूं। चले चले अब ऑफिस जाएं, देर हो रही है। रोज रोज ऑफिस देर से जाएंगे ना तो ऑफिस वाले कहेंगे शादी के बाद जो है ना बेगम देर से भेजती है ऑफिस। इसका मतलब है कि तुमने भी अब मुझे तंग करना शुरू कर दिया। ये सारी बातें जो है ना ये शाम के लिए बचा के रखें। अब चलें, देर हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, जाते जाते ओके, अल्लाह हाफिज। यकीन नहीं होता था कि ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती थी। आसिफ मेरी ज़िंदगी में क्या आए, लगता था हर खुशी मेरे दामन में सिमटने लगी थी। आज आसिफ ने मुझे और मेरे माँ बाप को एक साथ रखने की खातिर मुझे शादी के तोहफे में एक नया घर देकर मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया था। आज आसिफ मेरे दिल और मेरी नज़र में उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे लगता था कि जैसे मेरे माँ बाप की दुआएं आसिफ के रूप में कबूल होकर मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। बस अब फैसला हो चुका, आसिफ को सबक सिखाना ही होगा मुझे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तो देख देख इन कागजात को, मैं किस लिए गुस्सा कर रहा हूँ। वो आसिफ तमाम जायदाद अपनी दूसरी बीवी के नाम कर रहा है। ये घर, दौलत, बंगला, कारोबार सब अपनी बीवी शाइस्ता के नाम कर रहा है। और तू बात करी मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तू मत रो, अभी तेरा भाई जिंदा है, समझी तू? अभी उसने मेरा सिर्फ प्यार देखा है, अब उसे मेरी दुश्मनी भी देखनी होगी। मेरी बहन और उसके बच्चे को कोई हक मार ले, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जान से मार दूंगा मैं उसको, जान से मार दूंगा, बता रहा हूं। क्या भाई, क्या तुम आसिफ को मार दोगे? मैं नहीं मारूंगा उसको, किराए के कातलों से मरवाऊंगा उसको। फिर देखना कैसे तड़प तड़प के मरेगा वो हरामखोर। उसने रियाज की बहन को दुख दिया, उसको बर्बाद करने की कोशिश की, नहीं बचेगा वो। लेकिन भाई वो मेरे बच्चों का बाप है, मेरा शौहर है वो। कौन सा शौहर, कौन सा बाप? क्या यही करते हैं शरीफ शौहर और बाप? देखो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों ने सोचा है उसे करने पर हम लोगों का साथ दो, वरना सारी दौलत और जायदाद तुम्हारी सौतन के नाम कर देगा। तुम और तुम्हारे बच्चे सड़कों पे भीख मांगते फिरेंगे। ठीक है भाई, जब उसको मेरी और मेरे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है तो मुझे भी उसके जिंदा रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। ये वाला होटल, यही होटल था। यही होटल था। तो चाचा कालू कहाँ होगा? कालू कालू ये सामने बैठा हुआ है। हाँ? शुक्रिया। तुझे पता हो चाय लेके आ। तुम दोनों में कालू कौन है? मैं समझ तो गए होगे मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ यहाँ पर। हमको ये नाड़ी नहीं है, ये कारोबार है अपना, समझा? हम तो रोज ही किसी न किसी की जिंदगी का चिराग खुल कर देते हैं। मालूम है मुझे, इसलिए मैंने
तुम दोनों का इंतखाब किया है। ये बताओ मरने वाला कौन है और कहाँ रहता है? मरने वाला मेरा बहनोई है। बड़े बड़े देखे लेकिन तुझ जैसा नहीं देखा। देखेगा भी नहीं। तस्वीर देख, ये तस्वीर है इसकी। नाम इसका आसिफ है। काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। पैसे कितने लोगे? ये काम बहुत सफाई से करना पड़ेगा। इसके लिए पूरे 5 लाख। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 5 लाख रुपए? अरे आजकल तो चंद हजारों में लोगों की जान ले लेते हैं। 5 लाख नहीं। काम बहुत सफाई से किया जाएगा, कोई सबूत बाकी ना रहे, इसलिए पैसे भी ज़्यादा लेंगे। तुम बताओ कितने दे सकते हो? देखो, इस काम के मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। करना है करो, और नहीं करना तो साफ बोलो। ये 1 लाख रुपए एडवांस और 1 लाख रुपए काम हो जाने के बाद। काम कितने दिन में हो जाएगा? काम पूरे 3 दिन के अंदर हो जाएगा। बाकी के 1 लाख रुपए तुम्हें मैं यहीं पहुंचा दूंगा। चलो बात। शुरू जो तूने किया, देखना अब तू क्या होगा। खून बहाया जो तूने, तेरे बदन से छलकेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अपने भाई और भतीजे की बातों में आकर आसिफ की मौत का सौदा कर लिया था। जिस वक्त मुझे आसिफ की मौत की खबर मिली, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं आसिफ से कितनी मोहब्बत करती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मगर अब क्या हो सकता था? आसिफ इस दुनिया से जा चुका था और पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू करवा दी थी। कभी कभी तो दिल चाहता कि मैं खुद थाने जाकर गिरफ्तारी दे दूं कि मैं वो बदनसीब औरत हूं जिसने अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने शौहर को कत्ल करवा दिया था। लेकिन फिर बच्चों का सोचकर खुद को ऐसा करने से रोक लेती थी। लेकिन सच यही है कि आसिफ के मौत के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। मैंने आसिफ को कत्ल करवा के ना सिर्फ खुद को बेवा कर लिया था, बल्कि शाइस्ता की खुशियों को भी आग लगा दी थी। अब तो मेरे दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह पुलिस सारे सुराग तलाश करके आसिफ के कातिलों के साथ मुझे और मेरे भाई रियाज और भतीजे वहाब को गिरफ्तार कर ले, कि जिन्होंने दौलत और जायदाद की लालच में मेरी जज्बाती कैफियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। और फिर मैंने एक फैसला कर लिया। बीबी, आपको शर्म नहीं आई अपने शौहर को कत्ल करवाते हुए? इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने बच्चों के सर से पाप का साया छीन लिया। अपने भाई की बातों में आ रहे थे, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे गुनाहों की जो सजा हो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। हाँ भाई, कौन है इनमें से इनका भाई? सर, इनका भाई फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा।